करते हुए मैं बोलना चाहूँगी कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी इंटरनेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में कोरोना की थर्ड वेव के नेचर और निवारण पर बात करने के लिए इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। आज इस अवसर पर पधारे सभी सज्जनों का मैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से स्वागत करती हूँ। इसी के साथ सभी का औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन प्रदीप करम्बेलकर सर से निवेदन करूंगी कि वह कार्यक्रम में पधारे सभी सदस्यों का स्वागत करें। सर प्लीज। Thank you, Drishti, and thanks for giving this opportunity to me. Dr. Sir, Namaste. Dr. Girish Patel, on behalf of Bhopal Management Association, I welcome you all. हमारे सभी कलीग्स और आपने यहाँ पर हमें समय दिया। आप जैसे वरिष्ठ चिकित्सक आज हमारे बीच में हैं। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चैट बॉक्स पे क्लैप करके या अपने क्लैप से उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें कि डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में हैं। सो वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर गिरीश पटेल इज विथ अस. आई ऑल्सो वेलकम ऑल अवर को-चेयरमैन श्री राम आर जी द्विवेदी सर, मैं जिनको देख पा रहा हूँ, और जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं, नरेंद्र छिब्बर जी, भावना मैडम और सुलक्षणा जी, और बहुत सारे लोगों को, अरविंद सिंह साहब और राजेश तिवारी सर, और बहुत सारे साथियों को मैं देख रहा हूँ। आप सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। आप सभी को आज युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे की बधाइयाँ। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन हम एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक सुमन्ना मैडम के सहयोग से, और सुमन्ना मैडम के जिसको कहते हैं उनकी ही ये बड़ी जबरदस्त कोशिश रही कि आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी हमारे साथ हैं। तो आज के दिन हमने जो टॉपिक चूज किया है वो नेचर एंड प्रिवेंशन ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोरोना है। हम सभी शायद चिंतित हैं और बहुत सारे लोग चिंतित होंगे, और चूंकि रोज पेपर्स में कुछ नई घटनाएं, नए तरह के समाचार और नई तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आज सुबह ही मुझे कोई दिल्ली से व्यक्ति फोन कर रहा था कि तीसरी चरण की ये जो वेव है, इसमें शारीरिक रूप से आदमी को कुछ नहीं होगा, मानसिक रूप से होगा। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं और भ्रांतियां और चीजें लगातार लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इस परिस्थिति में मुझे लगता है इससे बेहतर संवाद कुछ नहीं हो सकता, जिसको आज डॉक्टर गिरीश आज बतलाने वाले हैं, हमारे बीच में हमारे अवेयरनेस को बढ़ाने वाले हैं। और बहुत ही समयानुकूल और बहुत ही उपयोगी ये विषय है, जिसको भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सुमन्ना मैडम के सहयोग से और वुमेन इनरिचमेंट कमेटी ने प्रारंभ किया है। डॉक्टर साहब, हम आपको बतला दें, प्रति माह हम इस तरह के सेमिनार्स कई लेवल पे कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि देखते देखते पिछले 22 महीनों में हम ऑनलाइन से बहुत ज्यादा अभ्यस्त भी हो गए। आप मानेंगे नहीं कि हमारे सभी सीनियर साथी, जब कोरोना आया था और भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ हम ट्रांसफॉर्म हुए थे जूम में, तो बहुत कठिन था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि पीछे के बैकड्रॉप्स हों, चाहे लोगों का उसमें सहयोग हो, या जिस तरह से वो मैनेज करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। और हमारे लिए जो हमारे सीनियर साथी हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह से वो नई चीजों को अडॉप्ट करते चलते हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग व्हिच बीएमए हैज अडॉप्टेड, दैट सीनियर जो आज देख भी रहे हैं, आप देखिएगा जितने लोग आज आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जूम का कैमरा ऑन रखा हुआ है, और वो सब सीनियर लोग। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स आल्सो, ऑल यंग पीपल, दोज हु फील दैट दे आर यंग, टू ओपन देयर वीडियो कैमरास, बिकॉज अगर हम आंखों में आंखें डाल के देखेंगे नहीं तो सेमिनार्स का मजा नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो अपने आप को यंग समझते हैं, क्योंकि मैं आमिर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में सब लोग अपने कैमरे ऑन करें तो मैं आपकी फोटो ले सकूं। सो मैं जैसे ही उनका वेलकम करूंगा, आप अपने अपने वीडियोज ऑन करिए, और आमिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्लिक करिए फोटो, ताकि हम पोस्ट कर सकें कि कौन कौन लोग इस सेमिनार को सुनने के लिए आए थे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर कैमरास एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Can. So now Amir, you just take a photograph, just wait for 30 second more, और आप सबका कैमरे से फोटो लीजिए, सब लोग मुस्कुराइए और अपने अपने लैपटॉप में या किसी भी मोबाइल में है उसमें जहां पर कैमरा है उस तरफ देखिए, ताकि आप सबके सीधे फोटो आएंगे और सीधे फोटो आएंगे। रेडी आमिर, रेडी? यस सर। चलो तो सबके फोटो ले लीजिए। ले लिया साहब? यस सर, एक सेकंड, एक बार और, एक सेकंड, एक बार और। यस, डन। सो आज का सबसे बेहतरीन और आज के समय का युवा दिवस, नेशनल युवा दिवस पर नेचर एंड प्रिवेंशन ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोरोना पर हमारे बीच डॉक्टर गिरीश पटेल उपस्थित हैं। हम उनसे सुनने के लिए आतुर हैं कि हम इस थर्ड वेव की किस तरह से प्रिपरेशन करें और किस तरह से हम उसके बचाव का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, स्टेज इज योर्स, माइक इज योर्स, और आपके जो आपका परिचय है उसके लिए मैं सुमना चटर्जी मैडम को इनवाइट करूंगा, और आप सब से हम आपसे मुखातिब होने के लिए हम सब तैयार हैं। पुनः एक बार भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बताया कि आप सभी वैसे बखूबी जानते हैं कि हम सभी आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मना रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी के सामने स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार को प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते, तो क्या हवा की गलती है? नहीं, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के परिचय के लिए डॉक्टर कल्पना मैम से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का परिचय दें। मैम प्लीज। Thank you so much, Drashti. Today we are here on the BMA platform to discuss a very relevant and need of the day topic is nature and prevention of the third wave of corona. It is a very relevant topic of the day, and we all are very worried about the third wave. So it is very important to us to know that what are the prevention methods for the corona in this third wave, because these are showing different symptoms. So it's my privilege to introduce between us Dr. Girish Patel is there. So he is a very renowned personality and we are feeling very honored. So he is within us and giving us some important tips to prevent the corona. I would like to introduce him as he did MBBS and MD pediatrics from the GMC, mean Gandhi Medical College, Bhopal. And he is serving as a profession as assistant professor, associate professor, and professor in the different colleges as Medical College of Raipur, Chhattisgarh, Gandhi Medical College, Bhopal, and Indore. As he is serving or he is working as a dean in Medical College, Gwalior and Bundelkhand Medical College, Sagar, as the Director of Medical Education and Commissioner of Medical Education, MP Government, Bhopal. He is presently working as a dean and professor of pediatrics in Index Medical College and Research Center, Indore. So it is a very brief introduction about Dr. Girish Patel. We are welcome on the platform of BMA. Sir, we would like to listen you all the tips and prevention, what we have to do in this third wave of corona. So most welcome you, sir, on the behalf of BMA. Thank you so much. थैंक यू मैम। वैसे जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वह घड़ी अब आ चुकी है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर गिरीश पटेल से निवेदन करती हूँ कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज।
सर आप म्यूट थे सर, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर, अभी ऑडिबल है? यस सर, यस सर, थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं, क्योंकि जैसे दुबे साहब ने मेरे को बोला कि भोपाल मेडिकल एसोसिएशन एक आपसे कुछ चीजें इस कोविड के बारे में एक डिस्कशन करना चाहते हैं, और मैं दुबे साहब के साथ में सागर में, जब दुबे साहब कमिश्नर थे, तो इस पे हम लोगों ने काफी काम किया था। उसके सब्सिक्वेंट मैडम ने, चटर्जी मैडम ने मेरे से बात की, और मेरे को भी ऐसा लगा, क्योंकि हम 2-2.5 साल से इसमें लड़ रहे हैं, पर जो फोरम आपका भोपाल मेडिकल मैनेजमेंट एसोसिएशन है, मेरे को भी ये लगा कि दिस इज एन एप्रोप्रिएट फोरम। वहां पे अपन इस बीमारी के बारे में अभी भी 1.5-2 साल के बाद में काफी चीज क्लियर हो गई, फिर भी अपन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। So sir, first and foremost is thanks again to all of you for inviting me in such an important forum. And secondly, that मैडम ने कहा था कि 22 तारीख को रखेंगे, तो फिर मैंने कहा कि अगर अपन मिल ही रहे हैं तो 22 विल बी इन टू लेट। अगर अपना बर्निंग टॉपिक यही है तो भाई 22 तक क्या पोजीशन होगी अपन नहीं कह सकते हैं। और जैसा देखा कि आज अपन जब इकट्ठे हुए तो कुछ मैंने, आपको सबको मालूम है कि ये क्या बीमारी है, कैसे फैलती है, और अपन ने इतना अनुभव हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि कुछ चीजें ऐसी मतलब जो है, और उसकी वजह से ये थर्ड वेव आ रही है। सो थोड़ा सा मैंने उसमें टॉपिक में चेंज कर दिया था कि रादर देन दैट मैं कुछ उसके बारे में बोलूं, सभी को सब मालूम है, पर वी विल डिस्कस दैट कहां क्या कमी हो रही है जिसकी वजह से ये फिर से थर्ड वेव आ रही है। जैसे आज का अगर आप जैसे सबसे पहले तो सर ये प्रिंट मीडिया, न्यूज वगैरह में मैं भी 2-3 दिन से लगातार देख रहा है। अब बुरी दैट उसमें एक डिफरेंट अप्रोच है, हर आदमी कुछ और बोलता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। एक बोलते हैं कि ये तो थर्ड वेव एक आपके लिए वरदान साबित होगी, सेकंड ये बोल रहे हैं कि इतने केसेस हो रहे हैं। सो बेसिकली जैसे आज का भी अगर देखें कि 1,89,000 मतलब है इंडिया में नए केसेस आए, एंड कल थे 161। अपना एमपी ही अगर देखें तो इसमें भी सिग्निफिकेंट केसेस है ना, आज की डेट में जो रिपोर्टेड है 3160, और उसमें से इंदौर में 1169 है और कल 948 है। उसके पैरेलल ये देखें सर कि डेथ ऑल ओवर इंडिया कल के मतलब ये थी 270 थी सर, आज 439 है। तो इसके ऊपर अपन ने कभी ध्यान नहीं दे रहे कि ये 270 जो डेथ हुई ऑल ओवर इंडिया, जहां पे भी है, मध्य प्रदेश, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, बराबर, पर ये डेथ तो हो रही है, प्रोपोर्शनेटली डेथ भी आज की है 439। तो ये कंट्रोवर्सी कैसे है कि एक तरह के डरने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद में आपकी फर्टिलिटी रेट भी बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश में जो आप भी जानते हैं, जो रिपोर्टेड जो डाटा है उसमें अभी कल भी डेथ नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। 80 केसेस करीब 82 केसेस अभी CCC में एडमिट हुए हैं। बाकी का जो एडमिट है अभी यहाँ पे टोटल 82 के करीब पेशेंट एडमिट है, वो अलग अलग मतलब है हॉस्पिटल में है। तो मैंने थोड़ा सा ये चेंज कर लिया था कि सर अपन में 2-3 चीजें मैं उसमें रखा कि कोई भी बीमारी आने के लिए 3 चीजें जरूरी है सर। एक तो जो एजेंट कि जिसकी वजह से होता है, और इस एजेंट में अपन ने जैसा देखा कि इसमें एक वायरस है, कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अपन बात करें। दूसरा होस्ट जिसको होता है, और थर्ड जो है इन्वायरमेंटल
फैक्टर जो जिसकी वजह से ये मतलब है बढ़ता है या फैलता है। अगर तीनों पे अपन कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपका जो विशेष सर्किल अपन तोड़ नहीं सकते हैं सर। जैसे अपन एजेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक जितने भी जो वायरसेस अपन ने डिटेक्ट किया था, जैसे अपन ने सबसे पहले पिछले 2020 में वुहान से एक वायरस आया था और सबसे पहले मेडिको थे अपने यहाँ केरल में, मेडिकल स्टूडेंट थे, वो 2 बच्चे लेके आए थे। सो उसको वुहान से अपन ने निकाला। सब्सिक्वेंटली विद इन 15 टू मतलब है ना 1 महीने में ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फैल गया। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली बहुत सारे वायरसेस आए अल्फा। तो बीच में क्या हुआ कि सर वो चाइना के ऊपर भी बहुत सारी मतलब है ना एलिगेशन लगे। उसी के बाद में अलग अलग ये करके तो WHO ने कहा कि देखो ये किसी कंट्री का नाम मत लो। तो उनने उठा के फिर उनको बोल दिया कि इनका एक WHO ने नॉमेनक्लेचर कर दिया कि इसका नाम अल्फा रखो। फिर आया उसका बीटा रखा, फिर थीटा रखा, डेल्टा रखा एंड सो ऑन। अब उसमें से एक जो है सर अपने यहाँ इंडिया में अपने पे डेल्टा वायरस सबसे पहले डिटेक्ट हो गया। तो उसको भी इंडियन वायरस करके ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो उसको अपन ने बोल दिया कि डेल्टा है। अभी जो नेक्स्ट जो साउथ अफ्रीका से जो आया है वो अभी ओमिक्रॉन है। सो पहले तो ये चीज है। अब ये 8-10 वायरसेस है, ये कोरोना ग्रुप के ही फैमिली के ही हैं सर। अब इसमें से इन 8-10 वायरस में अपन ने 2 में इसको बेसिकली अपन ने डिवाइड कर दिया है। एक तो इन सभी जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ओमिक्रॉन सब है। तो इसमें से कंसर्न कौन से है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, जिसके वजह से अपन ये रखे हैं। तो आज की डेट में कुछ कंट्री में बीटा है पर अपने इंडिया में डेल्टा और ओमिक्रॉन। सो दिस वायरस इज वी कॉल्ड एज ए कंसर्न वायरस। बाकी इंटरेस्ट का है कि उसमें और आगे स्टडी करो क्या है, लैब के और साइंटिस्ट के लिए है। सो एज ऑन टुडे अपने पास 2 है, डेल्टा और अभी ओमिक्रॉन का भी। ओमिक्रॉन का भी जैसे साउथ अफ्रीका के आने के बाद में ऑलमोस्ट करीब 80 कंट्री में उन्हें सबसे पहले उनने जेनेटिक जीनोम से करके डिटेक्ट किया कि ये ओमिक्रॉन है। बाद में सब कंट्री में अलग अलग धीरे धीरे करके देखा है तो अपने यहाँ पे भी 1000-1500 के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। और उस ओमिक्रॉन के बारे में नेक्स्ट डे से ये रिपोर्ट आने लगी कि ये ऐसा है वैसा है ऑन द बेसिस ऑफ अफ्रीका। ये थोड़ा सा आपने जो प्रेडिक्शन है, वैसे ही अपन लोग जो ज्योतिषी करते हैं ये प्रेडिक्शन बहुत अर्ली अपन डिसाइड कर लेते हैं। और उसमें से क्या है पब्लिक क्या कंफर्म होती है। एक तो बोल रहा है कि ये माइल्ड है, दूसरा बोलता है कि ये है। तो ये जो पेशेंट जो डेथ हो रही है, चाहे इंडिया में 400 पेशेंट अगर पर डे अगर डेथ हो रही है, तो अगर ये माइल्ड है तो ये डेथ क्यों हो रही है, ये बिल्कुल अपन लोगों को सोचने का वो है। एंड फिर उसी के ऊपर से मैंने लिखा तो अभी जो अवेलेबल जो डेटा है सर, तो इंडिया में डेल्टा तो चल ही रहा था, ये सडनली ओमिक्रॉन 1-10 दिन से आया और एकदम से उसके केसेस बढ़े हैं। तो अफ्रीकन का जो उनका जो नेचर था वायरस का, तो 2 चीज तो प्रूव हो चुकी आज की डेट में कि ये माइल्ड है। माइल्ड से मतलब है कि उसकी इन्फेक्टिविटी तो है पर वो इतने सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते हैं। सिंपल एक सर्दी खांसी और ये है। उसका रीजन देखा तो जब भी किसी बॉडी में जब वायरस होता है सर, तो ये बेसिक नेचर है वायरस का, कभी भी ये लिविंग सेल के बिना ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अगर आपके कहीं पे किसी फोमाइट्स पे या कॉन्टेक्ट सरफेस में 1000 वायरस है तो 1000 रहेंगे। जब तक किसी के सेल में जाके ह्यूमन बीइंग या बॉडी सेल में जाके तभी ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ओमिक्रॉन और डेल्टा के जो बीच में ये देखा कि डेल्टा जैसे ही होता है और रूट एक ही है सर, 99% है कि ये नेजल से इनहेलेशन से होता है, सांस के साथ ही अंदर जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जो है, जैसे डेल्टा के बारे में बता रहा था, वो जैसे जाता है
50-60% यहाँ पे थ्रोट में, गले में, नाक में और यहाँ पे ये रहते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले सर्दी, खांसी और जब इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा। उसके 2-3 दिन के बाद में हमको पता नहीं लगता था और वो नीचे जाके ट्रेवल करता है, क्योंकि आपके सांस तो जाती है अप टू लंग में, एल्वियोलाई तक। ये नीचे ट्रेवल करता है और जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई बोलते हैं आखिरी वाला, वहां जाके ये जाम कर देता है, उस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा मेस कर देता है लंग का। तो उसकी वजह से सबसे पहले, क्योंकि बेसिक फंक्शन है लंग का के ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ब्लड में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालना, ये फंक्शन बेसिकली सप्लाई हुआ। तो सबसे पहले अपन को डेल्टा में कि आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो बॉडी से अपन नापते हैं वो कम होने लगा, क्योंकि लंग का फंक्शन वो पूरा डिरेंज कर देते थे। बाद में पता चला कि वो वहां से लंग से थ्रू ब्लड जाके शरीर में जाके कहीं पे भी जाके ना अटक जाता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना कहते हैं, पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, कार्डियक हो गया, ये है। सो वो जो डेल्टा था, तो इसकी वजह से अपन ने सेकेंड वेव में देखा कि मेजोरिटी डेल्टा वेव से थे और मेजोरिटी में अपन सबने फेस कर चुका है कि हर आदमी ऑक्सीजन, बेड और सांस की तकलीफ प्रीडोमिनेंट थी। अभी ये वाला जो ओमिक्रॉन का, उसका जो देखा कि उसका मैं बायोलॉजिकल है कि वो मल्टीप्लाई तो बहुत जल्दी करता है, बट लिमिटेड टू नोज, थ्रोट और यहीं से रहता है। बहुत कम केसेस में वो नीचे लंग में जाता है। तो इसकी वजह से लंग का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम है। और जितने भी अभी हमने अभी यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर में रखा या घर में होम आइसोलेशन में देखा, तो बोले कि सर मेरे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो बराबर उसका सैचुरेशन मेंटेन है। तो ये एक तो जो प्लस पॉइंट ये है कि ओमिक्रॉन का सिविरिटी है जो लंग को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, तो वो काफी कम है। कोई बोलते 10%, 10 टाइम्स कम है, कोई 1/4 का है, जैसे जैसे डाटा आ रहे हैं। पर दिल्ली, बॉम्बे और सब जगह ये देखा है कि ये वेव जो चल रही है इसी की वजह से चल रही है और काफी कम पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। सो एक प्लस पॉइंट ये है कि इस नए वायरस का ये वाला दूसरा जो उसका जो है सर कि इसकी इन्फेक्टिविटी है, इसमें भी अभी ओमिक्रॉन में जैसे अपन ने करीब करीब जो है वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जब बॉडी में अपने पास में आएगा तो इसी प्रोटीन से सेल को इन्फेक्ट करके ना अंदर घुसता है। अब ये करीब करीब 30-35 उसका म्यूटेशन है। जो जितना जल्दी मल्टीप्लाई होगा वायरस, उतना ही ज्यादा उसका म्यूटेशन होना है। म्यूटेशन से 2 फायदे हैं, जैसे अपन ये इसमें बैक्टीरिया में भी देखते थे, वायरस में भी है और कोई चीज में, अपना ह्यूमन बीइंग में भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। तो जो जितना म्यूटेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी सिविरिटी कम हो। यह भी हो सकता है कि वो रेजिस्टेंट हो जाए, ये भी हो सकता है कि ज्यादा विरुलेंट होगा, क्योंकि उसको भी रहना है और अपन भी रहना है। सो फॉर्चुनेटली ये जो अभी ओमिक्रॉन वायरस है इसकी सिविरिटी कम है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, बट इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि जैसे डेल्टा का 2 से 3 था, इसको आर वैल्यू बोलते हैं, आर नॉट वैल्यू, तो 2 से 3 था। मतलब एक डेल्टा अगर किसी आदमी को ये रहे तो वो 3 आदमी को मतलब इन्फेक्ट कर सकता है इस 14 दिन में, टोटल ड्यूरेशन 14 में। पर ओमिक्रॉन का जो देखा है कि ये इतना ज्यादा मतलब रैपिडली मल्टीप्लाई होता है और उसकी वजह से इसकी जो इन्फेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, इवन 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा है। तो आज की डेट में अगर ये कहें कि अगर कोई एक अपने में से कोई एक डेल्टा से ये ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हुआ तो वो 5 से 6 लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। अब जिसको इन्फेक्ट किया उसको पता ही नहीं, क्योंकि सिम्टम्स कम है, वो 5 को करेगा, वो 5 और 5 को करेगा। तो इस तरीके से जो उसकी जो
आर वैल्यू है बढ़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में आपने देखा, ये फिगर भी देख रहे हैं कि रोज 20,000 30,000 बढ़ रहे हैं, ये इसी के वजह से है। दो ही माइल्ड वेराइटी पर उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो उसको वो स्प्रेड ज्यादा करता है। अब थर्ड थिंग ये है कि सर इसका ओमिक्रॉन का कि डेल्टा में जैसे आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आई या आपने टेस्ट कराई तो अपन लोग में मतलब है ना, अरे ये तो ये हो गया या ऑक्सीजन या आपको बुखार तेज आया, तो आप उसको सीरियसली लेके आप एडमिट हो गए या आइसोलेट हो गए। अब ये आपको है ना किसी को पता ही नहीं चला, आपको सर्दी खांसी भी नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक है। तो ऐसी कंडीशन में वो नाक में तो आ गया, गले में भी तो आ गया, आप खांसोगे भी, सांस भी लोगे, तो एवरी टाइम वो आपसे निकलेगा और फिर लोगों को फैलाएगा। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से मतलब है ना स्प्रेड ज्यादा करता है, और ये अपन फिगर जो देख रहे हैं ये भी उसका चलना है। थर्ड थिंग एक और मैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहती कि ऐसा तो नहीं है कि ये 100% कुछ भी नहीं होता है। अभी जो जो डेथ हो रही है और जो इनका मतलब ये हो रहा है, तो पहले ये करते थे कि जैसे अमेरिका में डेल्टा में अगर 100 लोग हैं तो 2.5 मतलब 2 से 3 लोग है ना आपको अस्पताल में एडमिट होंगे, 1% उसको वेंटिलेटर पे रखेंगे और उसमें से इतना % डेथ होती है। ये नोन है सर, इसमें भी ऐसा जीरो नहीं है सर। अगर आज के डेट में मध्य प्रदेश में अगर ये 2000 3000 आ रहे हैं और उसमें से इतने 80 केस अभी एडमिट है, अभी नहीं कह सकते हैं कि एक भी डेथ नहीं होगी इनकी, चल रहा है। बट यही अगर 10,000 हो गए, यही अगर 1 लाख हो गए, 10 टाइम्स अगर बढ़ गए तो हॉस्पिटल एडमिशन रेट नहीं बढ़ेगा, होम आइसोलेशन रहेंगे, उसमें से कुछ तो अस्पताल में जाएंगे, कुछ तो अस्पताल में जाएंगे और वो दे नीड एन हॉस्पिटलाइजेशन, दे मे नीड एन ऑक्सीजनेशन, दे मे नीड ए वेंटिलेटर केयर, और उसमें से कोई डेथ भी होगी। अब ये कौन से है कि इसको कि जो ओमिक्रॉन इनको आपको भर्ती भी कराएगा, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी और उसकी डेथ भी होगी, तो उसमें से बेसिकली ये है कौन, तो ये तो एजेंट हो गया। होस्ट जो है वो अपन है। अब होस्ट में देखा कि 3 चीजें अपने के देखा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। लकीली अपने देश में या इवन मध्य प्रदेश में अपन ने एक तो नेचुरल इम्यूनिटी है तो सब आप लोग जानते हैं, और दूसरी उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इस स्पेसिफिक वायरस के लिए अभी मध्य प्रदेश में भी फर्स्ट डोज अपन करीब करीब 100% हो गया, सेकंड भी 60-70% को लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि थर्ड वेव को रोकने में कि ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन जो है वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वैक्सीनेशन है। ये डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन ये है कि वैक्सीनेशन वालों को ये हो सकता है, मगर उसकी सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन की जरूरत और डेथ रिलेटिवली बहुत कम हो जाएगी। ये तो अपन आगे देखेंगे। थर्ड थिंग इज ये है कि कोमॉर्बिड जो आपका बिल्कुल पर्टेन है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अपन ने देखा कि ये वायरस से हो रहा है। इजराइल वगैरह में 3 डोज लगने के बाद भी इनको हुआ है, उसमें अपन ने जाते हैं। पर अगर वैक्सीनेशन भी के बाद भी 2 डोज के बाद भी अगर ये होते हैं तो किसको होगा, तो उसमें जो है कि कोमॉर्बिड कंडीशन में वैक्सीनेटेड में, और कोमॉर्बिड में वही 60 साल के ऊपर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, और जितनी भी जो कंडीशन है, कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसिव है, तो इन बीमारियों में अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इवन वैक्सीन के बाद भी उसका प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो अपने को बेसिकली अगर ये वो ओमिक्रॉन आता है, फैलता है, तो ये ग्रुप है जो कोमॉर्बिड वाले जो है, दो दे आर वैक्सीनेटेड है, अपन इनको बचाना है। शासन ने इसको चालू करने के लिए अभी अपन ने जैसे देखा, और दूसरे वाले
आपका हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि हम लोग जैसे डॉक्टर या जो भी है, अभी इस वेव के लिए अभी भी हम हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं, तो इनको रिस्क है। इसके लिए अपन ने वैक्सीनेशन चालू कर दिया है वर्कर को, और दूसरा कोमार्बिड वाले को एक एडिशनल डोज भी लगा रहे हैं, और वो है। तो सबसे पहले अपनी ये जिम्मेदारी है कि अगर ये फैलता है, कितने भी आए, हम जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन जो हाई रिस्क पे है, एडल्ट है, 60 प्लस है और कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको अपन को 100% प्रोटेक्शन भी करना है, और अगर हुआ तो उसकी प्रॉपर केयर करना है। पहले तो होने ही नहीं दे, और अगर हो गया तो फिर उसको अपन किस तरीके से प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन है, ऑक्सीजन प्रॉपर है, मॉनिटरिंग है, ट्रीटमेंट करेंगे। होता क्या है कि सर, मैं जब सागर में था, कि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा वो इसके कांटेक्ट में आ गया, और उसको पॉजिटिव आया, तो आप सिर्फ उनके कांटेक्ट में आया और आपका हार्ट रेट बढ़ गई। फिर आप टेस्ट कराने के लिए सोचे, आप टेस्ट कराने गए तो पता चला कि आपके 10 मिलीमीटर अब बीपीएसए बढ़ गया, और रात भर ने सुबह रिपोर्ट आई या 2 दिन के बाद में आई कि पॉजिटिव आया। जैसे आपको हॉस्पिटल ले गया या कोई तकलीफ हुई मॉनिटर, तो ये जो सब एंजाइटी है, ये सब इसको, इन बीमारियों को बढ़ाते हैं। इसको अपन बोलते हैं कि चाहे हाइपरटेंशन हो, इम्यूनोसप्रेशन हो, या इवन है आपकी डायबिटीज। डायबिटीज से डॉक्यूमेंटेड है, आपका 220 शुगर है, मेंटेन है, और आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया, आप देख लीजिए 300-400 मतलब शूट करेगा। तो ये मेरा ये कहने का मतलब, जितने भी कोमार्बिड कंडीशन में जिसको भी है, उनको दो दे आर वैक्सीनेटेड, बट उनको अपन को केयर करना है कि उसकी इम्यूनो में कॉम्प्रोमाइज है, और अपन को दे। थर्ड चीज सर, आप एक और बहुत अच्छी बात ये की है कि अनप्रोटेक्टेड बिलो 18 ईयर्स का ऑलमोस्ट करीब 40% टोटल पॉपुलेशन की जो है बच्चे का, तो इन जो है वो अभी वैक्सीनेशन नहीं था। ये सब बोले कि नहीं बच्चों को नहीं होता, फलाना नहीं होता है, ये नहीं है सर, होता है, क्योंकि वायरस ये नहीं पहचानता है। चाहे वीआईपी जैसे रोज आज पेपर में पढ़ते हैं कि वो सीएम को हो गया तो वो उसको हो गया, तो वो थोड़ी देर देखता है कि आप कौन हो। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि उनको नहीं है, पर पिछली बार अपन ने उनको घर पे ही रखा था, उनको बाहर नहीं जाना था, स्कूलिंग बंद थी, तो रिलेटिवली कम ससेप्टेबल हुआ, तो कम उनको मतलब केसेस आए, पर केसेस थे। मध्य प्रदेश में भी सिग्निफिकेंट आया, और मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूं, तो इसमें हम लोगों ने ये किया है कि होता है, पर बच्चों में उतना, जैसे मेडिटेशन का हम वहां पे सागर में करा रहे थे, तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं है कि ठीक है सर्दी खांसी हुई है और वो अच्छे से रिकवर होकर डरना है। अपन लोगों को बिल्कुल वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे और इम्यूनिटी कम होती है, तो रिलेटिवली बच्चों में होता है, पर उसकी जो फैटेलिटी है या मॉर्बिडिटी सिविरिटी है, ये दोनों कम होता है। बट इस थर्ड वेव में एडल्ट पॉपुलेशन को सबको आपने प्रोटेक्ट कर लिया, बच्चों को अब स्टार्ट किया 15 से 18 का, और वो भी एक डोज अच्छा चल रहा है, पर लेस देन 15 अगेन सिग्निफिकेंट नंबर है। तो उसके ऊपर से पिछली बार शासन ने भी कहा कि आप इसकी तैयारी करो, तो हमने 2-3 चीजें ये कहा कि अभी भी कि जिसके छोटे बच्चे हैं, और खास करके सर जो बच्चे 3 साल और 1 साल के नीचे, हमने न्यू बॉर्न को भी देखा है, वायरस है ना, पैदा होते भी हो सकता है, लेस देन 1 ईयर में भी हो सकता है, और कभी भी हो सकता है, क्योंकि माँ अगर उसके पास रहेगा और माँ के पॉजिटिव है तो वो तो सांस से जाकर उसको हो जाएगा। तो इनको बारे में अपन को विशेष ध्यान देना है, और सभी पेरेंट्स को कहना है कि जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को तो 100% प्रोटेक्ट करके रखें। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं मैं सर, कि अपन लोग बोलेंगे नहीं मैं तो पूरी प्रिकॉशन रखता हूं और ऐसा कभी होता ही नहीं, पूरा घर में ध्यान रखता हूं, हैंड वॉश प्रॉपर करता हूं, सब चीजें जो स्टैंडर्ड जो कोविड एप्रोप्रिएट भी है। पर पिछली बार सर सीरो सर्वे किया था इंदौर में,
उसमें मैं भी था कि जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उनका स्टेटस तो देखे, क्या मतलब एंटीबॉडी कितनी है, और इसकी एंटीबॉडी तभी आएगी जब उसको वायरस के कांटेक्ट में आए। सर आप इमेजिन करेंगे 70 to 85% बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो गई। मतलब मेरा कहने का दूसरे तरीके ये है कि तो हम लोग कह रहे बच्चे तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, पर आपके घर में छोटे बच्चों के लिए लाया कौन? आपके घर में छोटे बच्चों को लाया कौन? फैमिली वाले। आप बाहर गए, घूम फिर के आए, इधर होटल जो भी गए, पर अल्टीमेटली अपने घर में अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर दिया। किस्मत से वो उसको ज्यादा सीवियर नहीं हुआ और कुछ भी तकलीफ नहीं और रिकवर है, पर एंटीबॉडी बनी है, मतलब उसका वायरस के एक्सपोजर हुआ। इसके लिए अपन को सोचना पड़ेगा कि सेकेंड वेव में जिस तरीके से अपन ने ये किया, ऐसा बिल्कुल अपन, भले आप वैक्सीनेटेड हो या जो भी हो, पर कम से कम बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। सेकंड सर, जो बच्चे है ना, आप जैसे जानते कि 3 साल के नीचे का और 1 साल के है, यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम मदर। उसको फीडिंग भी कराना, उसको चेंज भी कराना। तो अगर बच्चों को एडमिट किया, भले हम सिस्टर को लगा दे, डॉक्टर को लगा दे, पर अल्टीमेटली मदर या फादर मास्क है। तो अगर बच्चों को नहीं है, पर मेंटली अपन प्रिपेयर करके रखेंगे कि अगर ऐसे है तो कम से कम पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट करके रखें और खुद टीके लगवा ले, ताकि अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो चाहे घर में होम आइसोलेशन करना है, चाहे हॉस्पिटल में, तो आपको बच्चे को पूरा केयर जो है नर्सिंग केयर से लगा के फीडिंग और ये सब चीजें आपको करना है, पेरेंट्स को करना है। तो इसके ध्यान रखें, क्योंकि ये सीरो सर्वे से ये इंडिकेट करते हैं कि अपन कितने लापरवाह है कि अपने घर में बच्चों को 75 to 80% को इन्फेक्ट कर दिया है। थर्ड थिंग जो है सर, कि अगर ये है तो ये जो आपको वही है कि एजेंट जिसके वायरस के बारे में बता दिया, होस्ट जो अपन ससेप्टेबल पॉपुलेशन का है, और बच्चे बिलो 15 ईयर्स का, 18 ईयर्स वालों को जो चल रहा है। पिछली बार का रिकॉर्ड था कि 15 से 18 साल में काफी बच्चों में ये हुआ और डेथ भी हुई थी, इसलिए अभी 15 से 18 में रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और चालू हो गया वैक्सीनेशन में। पर काफी कंट्री में वैक्सीन भी है सर, 6 साल इवन 3 साल से मतलब वैक्सीन अवेलेबल हो गई, लगा रहे हैं। अपने यहाँ जब भी आ जाएगी तो अपन भी इनको लगाएंगे, पर अभी आज के डेट में उनको अपन को सुरक्षा रखना है। थर्ड चीज ये सर की मैं जो आपको ये लगे कि कैसे बचाओ, एक आपके यहां से पूछा कि इसको कैसे बचना है। सबको मालूम है सर, सबको मालूम है कि इसको बचाव का क्या है, और क्लियर कट गाइडलाइन है कि मतलब है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और उसमें जैसे अपन ने पहले ये बोला था कि अपन को इंपॉर्टेंट है कि मास्क। सर मास्क में अपन लोग बहुत मतलब है ये करते हैं, इवन हम लोग भी, कि अगर आप मास्क लग रहे हैं तो कौन सा मास्क लगा रहे हैं और उसके बाद में उसको कैसे लगाना है। कई मार्केट में फैंसी से लगा के कई तरह के मास्क अवेलेबल है, और ये जो बेसिकली जो है, अब उसकी एफिकेसी कितनी है क्या है ये तो अलग बात है, पर जैसे कि आप लोगों ने मार्केट में भी पढ़ा कि एक मास्क आता है N95। N95 का मतलब ये रहता है कि दूसरा और असर में कि जो वायरस जो ओमिक्रॉन हो या डेल्टा, इनका जो साइज है वो करीब 100 to 103 माइक्रोन का मतलब साइज है, बहुत ही बारीक रहते हैं सर। मगर जो मास्क है, चाहे आप कपड़े का मास्क पहनो या कोई सा भी है, ये एक N95 करके जो आता है सर। N95 का मतलब है कि ये 95% इस वायरस को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो बेसिकली जब भी अपन मास्क ले कि ब्रांडेड हो, जैसे DRDO द्वारा जो एक ऑथराइज्ड एजेंसी से अप्रूव्ड है कि ये है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं और खास कर देखे तो कोई वेरिएशन है वो है, तो सही मास्क अपन को लेना है, उसको सही तरीके से पहनना है।
जैसे कि अपन को मालूम है कि सर ये ड्रॉपलेट से फैलता है, मतलब अगर खांसेंगे तो मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट गले से जो निकल के जाते हैं, अपन सांस लेते थे तब भी फैलता है, अपन अगर बात करते हैं तब भी फैलता है, और खांसते तो भी। ये 3-4 मोड है, इसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। तो उसके बैरियर के लिए बाहर से जो अगर कोई आपके 6 फीट के अंदर का है खांसेगा, तो वो ड्रॉपलेट आके आपको लगेगा और आपने इनहेल किया तो वो आपके चले जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बैरियर है, और इसका हमने सर स्टडी करके देखा, मतलब मैंने कि हॉस्पिटल में जब सागर मेडिकल कॉलेज में हमने था कि हेल्थ केयर वर्कर को कितने को हुआ जो पीपीई मास्क पहने, इस मास्क को पहने, क्योंकि उनको तो मालूम है हम 6-8 घंटे अस्पताल में ही रहते हैं। सो प्रॉपर वेयरिंग ऑफ मास्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है तो इसको जो वाला ऊपर वाला जो है वो ये करके जहां ये गैप होता है सर नाक और ये इसके बीच में, यहां उसको फिट होना चाहिए। दूसरा ये नीचे यहां से, अब ये अगर आपने पहन लिया तो इससे 95% प्रोटेक्शन होता है कि बाहर वाला अंदर नहीं जाएगा, और अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो मैं आपको नहीं फैलाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर जिसको ये है। उसके बाद में जब देखा कि जो मास्क पहने हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन होता, तो रीजन क्या है? तो एक तो क्या है कि सर दूसरा जो इसका जो वायरस है कि ये फोमाइट्स, अगर हाथ में अपन ने इसको नाक से लगाया, फिर यह नीचे लगा लिया, फिर उसको हटा लिया, फिर ये हाथ लगा दिया, तो जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस है आपकी, उसमें सबसे ज्यादा हैंड का है कि कहीं से भी आप घर के अंदर आए, गेट खोले, वो आपका कॉन्टेक्ट है, वहां वो मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा सर, पर वो वहां रहेगा, 10 दिन तक रहेगा उसमें। अब जब भी आया उसको आपने छुआ, हाथ से ले लिया, और आपने उसको बाद में एक बार ये नाक लगाया, एक बार इसमें लगाया, ये कांटेक्ट होकर नहीं चला गया। सो फोमाइट एंड सेकंड ये है मास्क को प्रॉपर वेयरिंग, प्रॉपर उसका जो नोज, क्योंकि मैक्सिमम सांस अपन ने नाक से ही लेते हैं, तो इसको प्रॉपर वेयरिंग मास्क है, और इससे काफी कुछ है, मतलब है क्वालिटी का अच्छा मास्क हो, इवन कपड़ा हो, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो जो ड्रॉपलेट है उसमें ये वायरस आता है, और ये आके ये बाहर चिपक जाता है सर, वो अंदर नहीं जा पाता है। इवन कपड़ा अच्छा वाला ले लेंगे, उसमें भी ये बाहर चिपक जाते हैं, वायरस छोटे हैं पर अंदर नहीं घुसते हैं। तो ये अगर बोलता है कि WHO भी बोलता है कि ये 95% प्रोटेक्शन देते हैं, और 97 भी आते हैं, तभी ये प्रोटेक्शन करेगा कि जब तक कि इसको अपन प्रॉपर वीयरिंग नहीं करेंगे। और ये है दूसरा क्या है कि सर इसका डिस्पोजल का है, कि अगर जैसे N95 है, अभी तो सस्ता आ गया, नहीं तो पहले 100 रुपए में आता है। अब घर में 5 मेंबर है और आपने बोल दिया कि सब ये लगाओ 95, और एक दिन में उसको ये फेंक दो, पॉसिबल है ही नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो अच्छे से कपड़े का मास्क, और ये जो भी दूसरा ट्रिपल लेयर जो 1 रुपए में आता है उसको लगाए, और उसमें भी वही आपको प्रिकॉशन लगना है कि उसको प्रॉपर तरीके से बांधो, और ये नाक वाला जो ये है, ऊपर वाला जो है इसको है, ये अगर प्रॉपर वियरिंग अगर मास्क का करेंगे और प्रॉपर मास्क का उपयोग करेंगे, तो मैं दावे के साथ, तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है सर, कि इवन हम अस्पताल में पूरे वायरस ही वायरस है, पर प्रॉपर मास्क पहनने से काफी हद तक मतलब ने ये दिखना है। इसको अपन को फिर से ना, और खुद आप एनालाइज करो कि मैं खुद ये बोलता हूँ कि कितना मैं खुद ही नहीं लगाता हूँ। तो एक तो ये वाला को अपन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में, इसको जब ये इतने जब खतरनाक है, इतना ये सब प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉपर लगाएं। दूसरा आपका डिस्टेंस का, कि आपके जैसे बोला कि 6 गज या जो डिस्टेंस अपन 6 फीट का रखा है, तो ये बेसिकली था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर आपने खांसे तो वो ड्रॉपलेट जाएंगे, हेवी रहेंगे, और 6 फीट के डिस्टेंस में कोई कांटेक्ट में आए तो ये वो जाके नीचे कर जाते। ये शुरू में जब ये होता है, पर अभी जैसे ओमिक्रॉन का देखा है, जैसे शादी ब्याह ये जो सब पूरी फैमिली के अंदर ये इतने छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, तो कहीं पे भी ये एरोसॉल के रूप में भी ले लेते हैं, क्योंकि जिसमें कांटेक्ट नहीं है उनमें भी अभी 30% पॉपुलेशन में कोई कांटेक्ट नहीं है।
उनको कहाँ से हुआ, तो ये एनवायरनमेंट से आया, तो हो सकता है एरोसॉल में है। तो अपना ये है कि ऐसी जगह पे मत जाओ जहां बहुत ही जरूरत नहीं है, कि आप जहाँ पे जहाँ गैदरिंग हो, दुकान में जाओ, ये कहीं पे भी ऐसी जगह पे मत जाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट में वायरसेस है। आप जिसकी सोच लीजिए कि कलकत्ता में हर थर्ड आदमी, फोर्थ आदमी हैविंग ए पॉजिटिविटी रेट, मतलब अगर 100 का टेस्ट किया तो 40 लोगों को पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी में इसका स्प्रेड हो गया है, और आप उसमें ऐसी जगह पे मत जाओ कि ताकि अपनों को भी ये इन्फेक्ट हो। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए जब तक अति आवश्यक नहीं है, और अगर जाना ही है तो प्रॉपर है। थर्ड अपन को जो है कि प्रॉपर सैनिटेशन, उसको अपन ये करेंगे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रॉपर उसका ये करके, तो डेफिनेटली इस वेव को मतलब है अपन काफी कुछ तक फ्लैट कर देंगे। फ्लैट कर देंगे, रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि जैसा मैं फिगर देख रहा था और आप लोग सब जान रहे हैं कि 25 क्रिसमस और आप 1 जनवरी को तो पूरे देखिए, कहीं होटल नहीं, कोई बाहर, मतलब जहां हम रहते हैं वहां तो ऐसी भीड़। तो वो 1 जनवरी को अपन ने जो फैलाया, वो 6 जनवरी को उसका 3 गुना बढ़ गया। 6 से 5 दिन में फिर वो उसके 5 गुना बढ़ गया, और ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अपन ने अभी तक रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप उनको बुलाया है, तो वो तो आएगा सर, वेव तो आएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। पर उसको कितना प्रिकॉशन लेके अपन खुद बचे और इस वेव को फ्लैट करें। सेकेंडली सर, एक और चीज जो अपन को खुशी की बात है कि ओमिक्रॉन भले माइल्ड हो और ज्यादा ये नहीं है, कि सबसे बड़ी बात ये है कि अपन ने देखा है सर, फर्स्ट वेव में कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे गाइडलाइन आती है कि अमेरिकन ये है, आप ऐसा करो, ना अपने पास कुछ गाइडलाइन थी मैनेजमेंट का, तो कोई डॉक्सीसाइक्लिन खिला रहा है, तो कोई एजिथ्रोमाइसिन खिला रहा है, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, जो भी। सेकेंड वेव के बाद तो उससे अपन ने काफी कुछ सीखा और अपने पास अवेलेबिलिटी। सेकेंड वेव आने के बाद में वो भी उसमें से कुछ चीजें अपन ने काफी कुछ इंप्रूव किया, पर ये कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ये डेल्टा इतना सीवियर होगा कि पूरे अस्पताल भर जाएंगे, आप सब लोगों को मालूम है, और लोगों को बेड नहीं मिलेगा, आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, और वेंटिलेटर की तो बात छोड़ो, सभी जगह से सब। तो ये जो पैनिकी है वो बहुत बड़ा इश्यू था सर, क्योंकि हम भी अस्पताल में थे, ऐसे ऐसे फोन आते, ऐसे गिड़गिड़ाते रहते थे कि मेरी माँ को तुम अस्पताल में कर लो, गुजरात से लेके आए। तो ये जो पैनिकी होने की वजह से लोग बाग ऑलरेडी बुक कर लेते थे, घर में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रख लिया, देखा तो यहाँ पे पहले से ही सिलेंडर खरीद लिया, और रेमडेसिविर के इंजेक्शन का बोले 2 दिन पेपर में आया कि नहीं मिल रहा है, हमने लिखा ही नहीं, और 3 दिन में तो ये होगा मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, हर आदमी रेमडेसिविर के पीछे बढ़। तो ये सब चीजें मेरे को लगता है कि भगदड़ की वजह से पैनिकी हो जाएगी, तो इस वजह से लोगों ने अपने अपने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अभी आज हम यहाँ एक ही पेशेंट अभी हमारे यहाँ एडमिट हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ बेड है कि नहीं, अभी सफिशिएंट बेड है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इसमें आज की डेट में सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट एचडीयू बेड है, मोर देन सफिशिएंट ऑक्सीजन है। इंदौर की बात करें कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देखे, अभी 50 टन पर डे के मान से अपन ने ऑक्सीजन के लिए 48 हॉस्पिटल ऐसे हैं, सबका खुद का प्लांट लगा लिया, जबकि सेकेंड वेव में अपने पास था ही नहीं, एक भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का सेपरेशन यूनिट नहीं थी, और जो लिक्विड ऑक्सीजन तो मध्य प्रदेश में बनती ही नहीं, अभी भी नहीं है सर, या तो जामनगर या भिलाई सेक्टर 9 से अपन ने छत्तीसगढ़ से लाते थे। तो ये ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी, डॉक्टर का भी उतना अनुभव नहीं था कि क्या देना, कोई बोले स्टेरॉइड दो तो कोई ये दो, और उसी की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह है। पर आज की डेट में अपने पास एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, नई नई दवाइयां हैं, बेड है, ऑक्सीजन है। तो अगर किसी ने को 1 में से 100 में से 2 को भी जरूरत पड़ती है, तो अपन पूरी ताकत लगा देंगे और उनको कोशिश करेंगे कि अस्पताल में उसको प्रॉपर इलाज चले, प्रॉपर उसका वो चले, और उसके डेथ को रोकने की कोशिश करेंगे। तो
ये एक चीज है। तो थर्ड वेव के बारे में कि अपन जो डर रहे हैं कि बोले कि नहीं क्या है, तो केसेस तो बढ़ेंगे सर। केसेस बढ़ेंगे तो प्रोपोर्शनेटली 1% भी अगर जो कोमॉर्बिड है या बच्चे हैं तो उनको अपन को ये सब सर्विसेज देना पड़ेगा और उसके लिए अपन को तैयार रहना पड़ेगा और उसमें सब लोगों को जन भागीदारी के साथ में सबको अगर मिलकर रहेंगे तो डेफिनेटली इस सेकेंड वेव को ये। तीसरा, और मैं इसको मैं कहना चाहता हूं कि सर कि हमेशा अपन ने ना उसको एग्जाम्पल लेते हैं। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बोले कि वे वो करीब करीब है ना 6 हफ्ते के बाद में चली गई, तो अपने यहाँ पे भी आएगी। पीक कब आएगी ये तो अपने ऊपर है सर। एक अपन ने तो ले ही आए उनको, अब ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इनका जो बढ़ता है, तो वैसे पीक तो आएगी। अपन कितनी प्रिकॉशन रखें कि फर्दर उसको स्प्रेड नहीं होने दे, और जितना अपन बचाव करेंगे तो डेफिनेटली एक्सटेंड कर देंगे। और बाकी इम्यूनाइज है, बाकी इम्यूनिटी अच्छी है, बाकी बच्चों को अपन प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो डेफिनेटली ये थर्ड वेव में, और पैनिक ही नहीं करे, अफवाहों में नहीं फैले। अफवाहों तो अभी तो बहुत कम हो गई क्योंकि सब लोग समझदार हो गए, तो इन चीजों को बचेंगे तो ये थर्ड वेव आएगी आएगी, पर वो उस तरीके से मतलब उस ना उसके मोर्टिलिटी होगी ना मॉर्बिडिटी होगी, और काफी हद तक अपन अच्छी स्थिति में आएंगे। बाकी जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन देखेंगे सर। सो थोड़ा सा मैंने इसलिए इसमें से चेंज कर दिया था कि एजेंट के बारे में अपन को मालूम है जो करता है, दूसरा होस्ट के बारे में किस किस को ये ज्यादा ये होता है, और थर्ड जो है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में उसको प्रोटेक्शन में अपन को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, मास्क वेयरिंग, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस, ये सब चीज को अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली अपन बढ़िया पोजीशन में आ गए और डरने की बात नहीं है। इसके साथ ही और एक और चीज मैं साथ में बोलना सर कि वैक्सीन के बारे में मैडम ने भी बोला था सर, बहुत सारी वैक्सीन है अभी और आने वाली है, अवेलेबल वाली है। अपने पास जो अवेलेबल है, जो रिकमेंडेड है बाय एन गवर्नमेंट, वो आप उसको लगवाइए। चाहे दवाई भी पिछली बार क्या है सब अपन ने बिना ट्रायल के ही आईसीएमआर ने अप्रूव किए बिना ही अपन को प्लाज्मा थेरेपी दे दिया, रेमडेसिविर दे दिया, वो दे दिया, ऐसी कई दवाइयां दी कि बिना ट्रायल के लिया, और उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे को नुकसान हुआ, और जो स्टॉर्म है उसको बचा नहीं पाया और काफी डेथ हुई। आज की डेट में दवाइयां भी है, पर जो आप आज के डेट में आपके पास जो अवेलेबल है उसी को ये करें। कल अगर अभी अमेरिका में बोले 1 और 2 दवाई आ गई, रेड्डी लेबोरेटरी ने ये बना ली, वो ठीक है। आज अपनी गवर्नमेंट क्या बोलती है, अपने पास हाथ में क्या है उसके बारे में सोचो, उसका उपयोग करो। डेफिनेटली जो रिकमेंडेशन को फॉलो करो, अपन अच्छी पोजीशन में आएंगे, और जब भी जैसा भी है अपन इसको काफी कुछ तक इसको कंट्रोल करेंगे सर। हेलो, थैंक यू सर, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक ही क्वेश्चन था मेरा सर, डॉक्टर साहब। जी जी, कि जैसे अपन कह रहे हैं कि लगातार डेथ रेट इसमें कम है पिछले की अपेक्षा, मतलब पिछली बार में अगर 10 लोग में से 3 लोगों की डेथ होती थी, तो इस बार 50 लोगों में से 3 की हो रही है, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल सर। तो पर सर 50 तक की पहुंचने की संख्या बहुत तेज है। Yes. तो अगर आप उस तरह से देखें तो लगभग डेथ होने वालों की संख्या पर संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सर। पिछली बार अगर 1 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे, इस बार 25 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। जी और जी जी, अगर 1 करोड़ में से 4 लाख लोग मरे थे, तो इस बार 25 करोड़ में से 4 लाख लोग मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बट संक्रमण तेज रहेगा, राइट? दिस इज राइट कैलकुलेशन सर? हाँ, तो ये जो है ना, आज भी सर जो अपने इंडिया में कल जैसे ये मैंने कितना 300 420 मरे, इंडिया में 270। तो जब जैसे इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ेगी, भले 1% है, वो डेथ तो बढ़ेगी सर।
तो उसके लिए अपन को प्रिपेयर होना है कि आज इंदौर में 1000 आए, अपन एक 10,00,000 आ गए, तो 10 टाइम इन्फेक्टिविटी बढ़ेगा तो ये डेथ भी बढ़ेगी, तो बिल्कुल सेफ नहीं है अपन। तो अपन को यही है कि भले ये माइल्ड है पर उसकी इन्फेक्टिविटी जो रहे तो उनको जो है, दूसरा एक और प्लस पॉइंट है कि सभी जो जितने भी जो है वो ट्रिपल सी में तो बहुत 80 पेशेंट अभी एडमिट है सर, ट्रिपल सी में कोविड केयर सेंटर में, बाकी होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। तो ये एक मतलब एक अच्छा वो है। पर ये जो डेथ होगी सर, क्योंकि काफी कुछ अपन वैक्सीनेटेड है, कोमार्बिड वालों को अपन को विशेष ध्यान देना है, चाहे जिसको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, जो भी है, तो ये कोमार्बिड कंडीशन वालों को विशेष तौर पे प्रिकॉशन लेना है। और दूसरा भी सर, अभी भी अपन इसके बात कर रहे तो ऐसा लगता है कि कहने कहीं डर रहा है, तो आपने जो डायबिटीज को प्रॉपर मेंटेन करें, मेडिटेशन, योगा, डाइट, ये इतना मतलब यूजफुल है कि उसको ये करके ना अपन स्ट्रेस कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से डायबिटीज भी प्रेसिपिटेट होती है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और ये सब प्रॉब्लम होता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेटली भले वो 2% 4% थे, 1% डेथ होगी, पर नंबर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, पर उसकी डॉक्टर, सुविधा है सर जी। एक क्वेश्चन मेरा भी है, वो जी। ये है कि जैसे आपने बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपन मेंटेन करें और सारे प्रिकॉशंस ले लें, तो उसके बावजूद भी अगर सीनियर सिटीजन्स में जिनको होता है ये RT-PCR टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है, हाँ। तो उस केस में क्या प्रिकॉशंस चाहिए और मतलब क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए और घर में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये थोड़ा सा आप अगर आप और बता देंगे तो और हाँ सर, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है ना, अपन ओमिक्रॉन की बात करें तो जब भी जो वायरस अपने पहले डेल्टा वायरस में जैसे ही अपने को इन्फेक्ट करता है सर, अपने बॉडी में घुसा नेजल रूट के थ्रू, तो ये अपने बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद में इसको सिम्टम्स डेवलप होता है, जो फीवर है ना, वो अर्लीस्ट होता है। इसको 5 से 6 दिन लगते थे सर। ये जो है 5 से 6 दिन, इसको अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आपके शरीर में वायरस तो है मगर वो सिम्टम 5 से 6 दिन के बाद आते हैं। अब इस पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड में, अगर अपन ने सैंपल लेके करेंगे RT-PCR तो हो सकता है नेगेटिव आए। तो अपन बोलते हैं कि 5वें 6ठे के दिन में जब उसको बुखार आए, गले में खांसी है, बुखार है, तो उसको टेस्ट करो तो वो पॉजिटिविटी आएगी। अब ओमिक्रॉन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर कि वो माइल्ड है, उसको कोई सिम्टम ही नहीं है ना, तो यू विल बी इन ए कैरियर। बोले आपको, अरे मेरे को तो कुछ नहीं, जरा सी सर्दी हुई थी, मैं ठंडा खा लिया था, वो पता चला कि वो ओमिक्रॉन हो रहा है। तो जो आप बिल्कुल ये है, तो आप टेस्ट के ऊपर बिल्कुल रिलाई मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो ने कह दिया कि टेस्ट के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में कफ, फीवर और ये इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, आप खुद ही आइसोलेट हो जाइए। आप घर में आप खुद ही आइसोलेट हो जाइए और अपन जो प्रॉपर डाइट और जो अपन जो करते हैं वो कर दीजिए, और घर वालों को, बाकी को ये सब प्रॉपर मास्क और ये पहनना चालू कर दिए। दवाई कौन सी लेना चाहिए? हाँ, मैं एक वो उसी के ऊपर आ रहा हूं सर। अब उसके बाद में कि RT-PCR के बारे में बता रहा हूं कि RT-PCR जो होता है, ये क्या करते हैं कि सर अपन यहाँ से थ्रोट से लाइव वायरस को निकालते हैं, RNA वायरस को, और उसके बाद में वो मीडियम में डालते हैं और वो लैब में जाते हैं, तो सबसे लैब में उसको मारते हैं सर। मारने के बाद में उसका फिर RNA को अलग करके ना फिर निकालते हैं, ऑगमेंटेशन करते हैं और ये दिखाते हैं। तो RT-PCR पॉजिटिव डजंट मीन कि आपके पास, आपको जिसको सिम्टम नहीं है, जो ठीक हो गया, उसको भी पॉजिटिव आ सकते हैं। तो रादर देन RT-PCR, आप तो आज के अभी जो नई गाइडलाइन भी चालू हो गई कि आपको अगर ये सिम्टम्स होता है तो आप तुरंत आइसोलेट हो जाओ और आप उसकी रिपोर्ट का वेट मत करो, और उसकी जब आएगी तो उसके बाद में दिखाएं। जहां तक दवा है सर, अभी की
एंटीवायरल तो पहले भी नहीं थी, स्पेसिफिक एंटीवायरल अभी बहुत सारे भी आई है। तो अभी जो नई गाइडलाइन चाहिए, तो एक तो एंटीबायोटिक अपन जो एजिथ्रोमाइसिन और ये देते थे, अभी उसके लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो एंटीबैक्टीरियल है। आप सिंपली जिंक है, जिंक का वो बेसिकली इम्यून बूस्टिंग है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये जो सपोर्टिव है, बी कॉम्प्लेक्स, यही दवाइयां ले। और अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल और पैरासीटामोल, इसके सिवाय किसी चीज को लेने नहीं। पर आपके कोमॉर्बिड है सर, आपको अगर डायबिटीज है तो डेफिनेटली उसको चेक कराइए, हो सकता है आपका डोज बढ़ जाए, हो सकता है प्रॉपर ये हो गया। अगर हाइपरटेंशन है तो आपको हाइपरटेंशन का देख लीजिए, हो सकता है डोज की जरूरत पड़े, और प्रॉपर मेडिटेशन करके ये जो कोमॉर्बिड की उसको एक रिवाइज कर ले। ये हमने देखा सर, वहां पे अस्पताल में भर्ती किया, उन्होंने एक पैकेट दे दिया कि डॉक्सीसाइक्लिन और ये खाओ, मरीज की दवाइयां बंद हो गई, वो पता चला कि डायबिटीज शूट किया और वो कीटोएसिडोसिस में चला गया और डेथ हो गई। तो ये जो है कि आप आइसोलेट हो जाइए, आप उसमें ये सिंपल ये जो दवाइयां जो रिकमेंडेड जो है वो दीजिए, और कोई एंटीवायरल दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अवेलेबल है तो भी अभी अपन ने कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। ये मोलनुपिराविर की बहुत बात हो रही है, ये नई कोई हाँ हाँ सर, ये इसके बारे में भी मैंने देखा था, दवाई बहुत अच्छी है सर। अब ये है कि वो मोलनुपिराविर ये स्पेसिफिक एंटीवायरल है, और इसको ये बोलते हैं कि 3 से 4 दिन में अगर उसका फीवर और सिम्टम है तो अर्ली पीरियड में, अगर जैसे अगर बॉडी में वायरस मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तभी तो ये एक्ट करेगी। तो टाइमली अगर जैसे स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये मतलब हेल्पफुल है। बट सिंपली ये है कि बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के नहीं ले, जैसे अपन ने रेमडेसिविर वगैरह यूज किया, और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है सर। अभी इतनी स्टडी नहीं आई है, अभी तो बहुत सारी कंपनी मिला रही है कि टोटल मिला के 1400 के करीब डोज आएगा, और अपन वो 40 गोलियां खाना है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। सो दिस इज अवेलेबल है सर, अवेलेबल है, उसको अपन को डरने नहीं है, मार्केट में भी खूब मिलेगी, पर विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपन को नहीं लेना है। अपन ने इसका भुगत जी कि सर वो जैसे स्टेरॉइड अपन ने जो लिया है और जो म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, तो जो भी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट का या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे ही अपन लेंगे उसको। ये सेकंड वैक्सीनेशन के बाद कितने महीने बाद ये अपन बूस्टर डोज ले सकते हैं? बिकॉज कई लोगों के 6 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, तो ये एंटीबॉडीज कितने, या 9 महीने भी हो गए, तो एंटीबॉडीज कितने टाइम तक रहती हैं बॉडी में? सर ये थोड़ा सा मैं कह रहा कि अपने यहाँ पे जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 लगी है अपने मध्य प्रदेश में, और अपन लोगों में से थे। जो कोवैक्सीन है वो पूरे वायरस को किल करके लगाया था, अभी खोला, अभी मत करना। और दूसरा जो है कोविशील्ड है, ये वेक्टर से एक मतलब है एडिनो वायरस में उसको ग्रो करके ने बनाया है। तो ये 2 तरह की वैक्सीन है। मैं एक चीज और आपको मैं बताऊंगी सर, कि आपने देखा बच्चों में अपन जो टीका लगाते थे, कोई एक बीसीजी एक ही लगाया, लाइफ लॉन्ग चलता है। पोलियो के शुरू में 3 डोज दिया, फिर 2 बूस्टर दिया, उसके बाद में लाइफ लॉन्ग होता है। तो जो वैक्सीन का कोई भी अपन कोई सी अगर बॉडी में अपन डालते हैं, तो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करके फर्स्ट लाइन के जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉर्डर वाले, वहां उनको ये देता है कि ये वायरस आया है, और वो मैसेज भेजेगा। तो अपने बॉडी में एक टी सेल होती है सर, बी सेल होती है और टी सेल। तो जो टी सेल है इसको टी हेल्पर सेल कहते हैं, कि वो उन्हें तुरंत पहचानेगा कि ये डॉक्टर गिरीश पटेल है, और वो मैसेज भेज देगा, और साथ में उनके पास में एक मेमोरी सेल होती है, उसको मेमोराइज कर देगा कि ये डॉक्टर पटेल है, इसका ये चेहरा है, ये उसके एंटीजन है। वो जो एंटीबॉडी जो बनती है सर, वो रहती है किसी में 6 महीने में रहती है, किसी में 9 महीने भी रहती है, ये डिपेंड करता है कि उसका ये है। पर अगर किसी भी पीरियड में
अगर वो डॉक्टर पटेल फिर से मैं आऊंगा आपके पास अगर 4 महीने में, तो इमीडिएटली आप बोले, मेरे को नहीं पूछेंगे आपका क्या नाम है और मेरे को बोलोगे कि नमस्कार सर कैसे हो, तो सेम मेमोरी सेल का नेक्स्ट टाइम में वायरस किसी भी तरह से वो कपड़े बदल के या रूट बदल के आ जाए, पर वो मेमोरी सेल इतनी शार्प होती है कि वो तुरंत पहचान लगी कि ये ओमिक्रॉन है, पर ये स्पाइक प्रोटीन बदल लिया है, पर ये तो वायरस है कोरोना ग्रुप का ही। इमीडिएटली ही विल सेंड अ मैसेज टू अन फैक्ट्री जहां बोन मेरो में, और उन्होंने कहा कि ये फिर से आया है, और विद इन 48 to 70 आवर्स में लिम्फोसाइट और ये टी हेल्पर्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, दे स्टार्ट फॉर्म में एंटीबॉडी। तो अपन जो ये बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है या सीरो कितना पॉजिटिव, उससे नहीं है। तो अपन को जिसको 2 डोज भी लग चुके हैं और किसी को इन्फेक्शन हो गया, नेचुरल अपन बोलते थे जैसे चिकन पॉक्स, एक बार हो गया फिर बार बार नहीं होता है। मीजल्स खसरा एक बार हो गया, बोले बार बार नहीं हो, क्योंकि एक ही बार से वो एंटीबॉडी बन जाती, पर उसकी मेमोरी सेल लाइफ लॉन्ग रहती। तो अपन को डरने की नहीं, जो बेसिक जो इम्यूनोलॉजी है कि कितने दिन के बाद सेकेंड डोज रिपीट करना है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन अभी आई कि जो थर्ड जो एडिशनल जो डोज दे रहे हैं मिनिमम 9 मंथ होना चाहिए, और अपने आगे की वो सिचुएशन भी देखते हैं कि ये व्यवहार है। तो जो कोमार्बिड है, जिनको ये बीमारी है, तो 2 लग चुके हैं और एक ये मिनिमम 9 मंथ का गैप होना चाहिए, ये अभी अपना रिकमेंडेशन है सर। ओके ओके, थैंक यू। अभी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ओपन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से जल्दी सर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल देखते हुए ऑब्जर्वेशन था कि पिछली बार आप डॉक्टर साहब लोगों ने ही अपना रेमडेसिविर लगा दिया, मेंड्रोल दे दिया, फेविक्लू दे दिया, और कोई कुछ भी दे रहे हैं, माने पब्लिक अपने से नहीं खा रही थी कोई। इसी तरह से अभी इसमें भी आ रहा है कि वैक्सीन लेना, कई तरह के व्यूज आ रहे हैं। इवन WHO भी कई बार कॉन्ट्राडिक्ट देता है कि वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है, प्रिकॉशनरी डोज विल नॉट स्टॉप दिस इन्फेक्शन। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपके पास से काफी क्लियरिटी हुई। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जिसने 2 डोज लिया है और जिसको कोरोना हो गया है और वो बच गए हैं, तो आई थिंक ही इज हैविंग बेटर एंटी दिस, उसको ज्यादा खतरा कम है, क्या है? बिल्कुल 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 सर। देखो सर, अभी इजराइल में बोला कि यार चौथी वेव चालू हो गई है, 3 डोज लगा रहे हैं, कहीं कहीं 4 लग गए हैं। मेरा ये कहना है कि सर कि जो अपन जो वैक्सीन जो लगा रहे हैं 100% सब में एंटीबॉडी नहीं बनती है सर। ये भी ये है कि किसको कैसा रिस्पॉन्स होता है, और अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसका लेवल भी कम बनता है। पर हेल्दी पर्सन में अगर 85% ये अगर कंपनी वाले बोलते हैं या कोई वो वाला है, तो किसी का 70% है, किसी का 80-85% पड़ रहा है। पर डबल डोज लगने के बाद में वो और उसका जो एंटीबॉडी टाइटर बना। पर जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वो तो सर 100% श्योर है, क्योंकि वो वायरस ही अंदर गए हैं और वो उनने पूरी बॉडी को मतलब है एंटीबॉडी बनाया। तो नेचुरल इन्फेक्शन इज बेटर देन योर आर्टिफिशियल एंटीजन। एक सर एग्जांपल बताएं कि ओरल पोलियो वैक्सीन या अपन मीजल्स जो वैक्सीन लगाते हैं, तो उस वायरस को अटेन्यूएट करते हैं, उनकी इन्फेक्टिविटी खत्म कर देते हैं और उसकी पहचान एंटीजेनिसिटी दे देते हैं। और वो वैक्सीन लगाने के बाद में मीजल्स अगर वैक्सीन लगाने के बाद में 90% प्रोटेक्शन होता है बच्चों में, 5 to 10% में फिर भी हो सकता है। पर अगर जिसको मीजल्स हो गया उसको फिर से मीजल्स नहीं होता है। तो जो आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि ये है। दूसरा एक और चीज है, ये डॉक्यूमेंटेड है कि जिसको वैक्सीनेशन लग चुका है, हेल्दी है, उसको सर अगर आ भी गया वायरस तो वो नाक तक जाएगा, गले तक जाएगा, पर वो लंग में नहीं जाएगा और बॉडी में नहीं जाएगा, और उसका जो आउटकम है 100 टाइम बेटर देन अनवैक्सीनेटेड, अनप्रोटेक्टेड, अनइम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। एक और इसका जो सर अभी एक इसका है, हो सकता है 1-2 महीने में अपने पास नेजल वैक्सीन आ गई। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि कौन सा रूट से देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां लगाए तो बॉडी तो है आपके ब्लड में, आपकी एंटीबॉडी सफिशिएंट है,
पर नेजल से वो इंटर करता है तो वो तो यहां बैठ सकता है, तो यू में बी ए कैरियर। तो अभी जो नेजल वैक्सीन आ रही है अभी आ जाएगी जल्दी, और उसको सीधे नोस्ट्रिल से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका जो बोल रहे हैं ना कि इन्फेक्शन वो काफी कुछ काम कर देगा। अपने ये इसका पोलियो में भी यही करता है कि ओरल पिलाते थे, क्योंकि ओरल पोलियो जो बीमारी वाली भी पेट से ही होता था, फिर अपने इंजेक्टेबल लगाया तो पता चला कि ओरल में फिर वो ये होगा। तो जिस रूट से बीमारी फैलती है उसी के बॉडीगार्ड को अगर अपन ने एंटीबॉडी डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली कम हो गया। तो ये माइल्ड जो सिम्टम्स है पॉजिटिव मतलब है ना वैक्सीनेशन के बाद में, तो ये नेजल वैक्सीन आ जाएगी तो ये चीज भी बंद हो जाएगी कि आपको माइल्ड भी नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, Sir. वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। सर थैंक यू सर। सर नाजल वैक्सीन आने के बाद कोरोना हमारे से पीछे हो जाएगा, इसका मतलब? नहीं, अपन ने जैसे मीटिंग कर रहे हैं ना, हाँ, वो भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने करके ना आज अपन ने मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग जब आपने 12 तारीख डेट दी ना उसके पहले ही वो मीटिंग कर लिया कि हम आप क्या करना है ना। तो वायरस से पीछा नहीं छूटेगा, जूनोटिक डिसऑर्डर है जो एनिमल से जो अपने के पास आया है, अभी इसी का मौसम है। अब और इसको अमेरिका ओमिक्रॉन जैसे ये चलेगा, ये चला जाएगा और दूसरा आएगा, वो और म्यूटेशन होकर ना वो भी अपना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में ये करेंगे। तो बेसिकली कि वायरल से अपन को वो पीछा नहीं जाए और छूटेगा। ओनली थिंग आप एक बताइए मैडम कि H1N1 आपने आया था, है ना, 4-5 साल हो गए, कितना पैनिक हुए थे, आज उसकी बात ही नहीं कर रहे पर वो है। तो एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, एंडेमिक पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, तुमको हो गया भैया टीबी तो तुम जानो तुम इलाज कराओ, तो वायरस तो रहेगा पर अगले 3-4 साल तक रहेगा, पर एंडेमिक होगा जिसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी क्या है, अपनी एपिडेमिक हो गया इंडिया के लिए और इंटरनेशनल के लिए पेंडेमिक हो गया। तो पेंडेमिक है तो हर कंट्री में, अब अफ्रीका में कितने दिन डिटेक्ट हुआ, पूरे 86 कंट्री में अभी फैल गया मैडम, और WHO बोल रहा है कि बोले कि 186 कंट्री है सबको लगाने के, बहुत सारी ऐसी गरीब कंट्री है वहां वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है। तो अगर विश्वव्यापी अगर आप इसको कंट्रोल करना तो सबको लेके चलना पड़ेगा, सब वैक्सीनेटेड होंगे तब ये नीचे जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपन को अपना बिहेवियर चेंज करना है, अपन को इम्यूनिटी अच्छी रखना है, और इस तरह से जो आते हैं उसको अपन लेना है। तो ये नहीं अभी देखना 3-4 महीने के बाद में कोई दूसरे वायरस का नाम आ जाएगा, किसी भी कंट्री में से वो आ गया, दूसरे दिन में 8 दिन में अपने यहाँ आ जाएगा, है ना। तो जानने के पर यह है कि एक जो नेचर है, आपका टॉपिक बहुत बढ़िया रखा, जब भी अपन नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसे ही भुगतेंगे, चाहे वायरस हो, बीमारी हो, चाहे कोई भी जो मतलब है ना, आपका ये है कि आप डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कोई चीज को नेचर को आप इस तरह से डैमेज कर रहे हैं कि आज लाले पड़ रहे हैं। तो अपन को नेचर से रहे, हेल्दी डाइट ले, हेल्दी बिहेवियर रहे, ये तो डेफिनेटली कोई भी आए, पर ये वायरल का जमाना है। अभी देखा, अभी 2-3 महीने के बाद, अभी 1-8 महीने के बाद में बोले अब ये नया वायरस आ गया, तो ये तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, वो अपना काम कर रहा है, अपन अपना काम कर रहे हैं। अभी फ्लोरोना नाम से फिर कोई डेवलप हो गया, फ्लोरोना ऐसा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि कोरोना की सिस्टर है वो। अच्छा सर, वो सिस्टर भी है, और एक और वो जो है ना था ना, ये डेल्टा और कोरोना, ये ओमिक्रॉन, ये मिल गए थे। बट ओमिक्रॉन साहब, ओमिक्रॉन से बोलते कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा, ओमिक्रॉन इज द लास्ट वन जो कोरोना खत्म कर रहा है, ऐसा भी है सर। एक ये थ्योरी है कि अपने जो हर्ड इम्यूनिटी, कभी भी कोई एपिडेमिक आती है तो 70% अगर पॉपुलेशन अगर प्रोटेक्टेड है बाय वैक्सीनेशन या नेचुरल डिसीज, तो रिमेनिंग जो 30% पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली वो उस चीज से मतलब है ना प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसको अपन हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि आपके कॉलोनी में 70 लोगों को अपन ने बचा लिया, 75% को अपन ने बचा लिया,
तो रिमेनिंग आपके साथ रह के वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इनका ये कहना है, अभी अपन कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि ओमिक्रॉन जरूर ये बोल रहे हैं कि ये डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, पर डेल्टा ये है, मैं अभी अफ्रीका का देख रहा था सर, कि वहां पे 17% डेल्टा वायरस भी था, 6-7% बीटा भी था, और तीसरा ओमिक्रॉन है। अभी जो आज देखिए जो दो अपने यहाँ डेल्टा तो अभी चल ही रहा है सर, अभी एग्जैक्ट फिगर जो भी रिपोर्ट आ रही, तो डेल्टा जो पॉजिटिव आता है इसके फिर अपन ने जीनोमिंग में भेज देते, 5 दिन में रिपोर्ट आती है सर, 4-5 हजार रुपए लगता है, तो वो तब जाके ने बोले कि ये ओमिक्रॉन है, तो अभी तो वो करा ही नहीं रहे अपन। तो वो ये एक थ्योरी है कि अगर पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया, अरे ओमिक्रॉन ये है, फैल गया, तो नेचुरल इम्यूनिटी बन जाएगी, 70-75% प्रोटेक्ट हो जाएगा, पर वो बाकी को ऐसे प्रोटेक्शन हो गया तो ये एपिडेमिक खत्म हो जाएगी। ये एक थॉट है सर, आगे ये कैसे बिहेवियर करता है, अभी बहुत ज्यादा केसेस में 130 करोड़ में मुश्किल से 2-3 हजार केस आए हैं, उसके ऊपर से अपन आगे प्रिडिक्ट नहीं कर, 10 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये प्रिडिक्शन बायोलॉजी उतना नहीं चलता सर, मैथमेटिक्स, पर होप करें अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो अभी मैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कंबलेकर सर से अनुरोध करती हूँ कि वो ऑनलाइन मोड पर हमारे जो अतिथि हैं आज के गिरीश पटेल सर, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। थैंक यू सर। मैं भी आपके भोपाल से ही हूँ सर, 1975 से, अभी यहाँ रिटायर होके यहाँ आ गया, और आपने मेरे को आपके परिवार में शामिल किया, और इम्पोर्टेंट में जो डिस्कशन है, सो थैंक्स अगेन टू ऑल ऑफ यू, और थैंक्स फॉर दिस सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम सफल हुआ है, आप सभी का योगदान रहा, इसीलिए आज इस कार्यक्रम को हम सफल कर पाए। मैं सबसे पहले डॉक्टर गिरीश पटेल, जो आज हमारे मुख्य वक्ता रहे, चेयरमैन भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रदीप कंबलेकर सर, चेयरपर्सन सुमोना चटर्जी मैम, और ऑनरेबल सेक्रेटरी अजय कुमार सर का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से आज हम एक इतने अच्छे सेशन को अटेंड कर पाए, जिसकी आज बहुत जरूरत थी। और जैसे कि हमारे जो मुख्य वक्ता थे, उन्होंने कोविड से, ओमिक्रॉन से लड़ने की सारी शक्ति हमें दे दी, और हम सर को प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू, जितने भी लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में जुड़े, और जिन्होंने भी मीटिंग इतने अच्छी तरीके से की, हैंडल की, और सर्टिफिकेट सर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की पूरी टीम को एक बार फिर से थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर गिरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बहुत अच्छे से आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया। थैंक यू मैडम, आपको सबको। और मैं सोचता हूँ कि आज से ही अपन एटलीस्ट अपन बीएमए के सभी लोगों को ये कहते हैं कि अपन इसी चीज को डेफिनेटली आज से ही इसको अपन इम्प्लीमेंट करें, तो डेफिनेटली अपने घर में नहीं आएंगे, ये पक्का दावे के साथ कह सकते हैं।